हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं विकास कुमार, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में ऑल इंडिया रैंक 309 अचीव किया है। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, किस टाइप से इन्होंने अपने प्रिपरेशन किया और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी। तो सब कुछ आज इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे विकास का। हेलो विकास, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन विकास आपके सिलेक्शन के लिए एंड हमारी टीम की तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच। जी। विकास, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपके एग्जाम में मतलब जो ईपीएफओ का एग्जाम हुआ उसमें कितना फायदा मिला? सर मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। और मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है ऑनर्स। और इसके बाद मैंने प्रिपरेशन की है बैंकिंग और एसएससी की। जी। लेकिन जब वैकेंसी मैंने ईपीएफओ का सिलेबस पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा कि मैं इसके लिए भी काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ इसमें भी। तो मैंने उसके बाद इसी का प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कर दिया। इसके कारण से आज ये रिजल्ट। अ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब फर्स्ट रिएक्शन था आपका, जब आपने रिजल्ट देखा तो किस टाइप से आपका रिएक्शन क्या था और आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल मेरे फैमिली में बहुत ही खुशियों का माहौल था। सब सरप्राइज थे। इतनी बड़ी रैंकिंग पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ये कोई आसान बात नहीं होता है। कई लोग एसएससी में ही लेवल 6-7 तक ही उनका सपना होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लेवल 8 का कोर्स को ज्वाइन करना ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे घर के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप इस गवर्नमेंट मतलब ईपीएफओ के अलावा और किस मतलब एसएससी और बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके अलावा और किसी यस। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे आप? इसके अलावा मैंने रेलवे का भी प्रिपरेशन किया था जी। और डीआरडीओ का भी एक एग्ज़ाम दिया था। जी। तो किसी में सफलता मिली थी? मैं अभी एक एसएससी के एमटीएस के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, अच्छा। अ, इसके अलावा मुझे और किसी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली, सीधे यूपीएससी के ईपीएफओ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे थे, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो उस एग्जाम से आपको ईपीएफओ क्वालिफाई करने में कितना मदद मिला? बिल्कुल, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिला है मुझे। खास खास करके जब बैंकिंग की मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें मैथ, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस ये सब का हेल्प मुझे काफ़ी मिला है इस एग्ज़ाम में। इसके अलावा जब मैं एसएससी में जीएस जब पढ़ रहा था तो साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प किया इसमें। अगर हम लोग देखें कि अगर बाँटें सब्जेक्ट्स को, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? तो इसमें अगर हम लोग देखें कि कौन-सा आपके वीक सेक्शन थे और कौन-सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे उसको? अ, देखिए इसमें एक वीक सेक्शन तो कुछ भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ नए सेक्शंस थे। इसमें मैं ये कहूँगा कि ईपीएफओ के स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट थे, लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सोशल सिक्योरिटी या इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये कुछ नए सब्जेक्ट थे जिसको मैंने खुद से सेल्फ स्टडी करके ये किया। इसके अलावा मैंने आपके यूट्यूब चैनल से हेल्प लिया। मैडम का अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एमसीक्यू पढ़ा। इसके अलावा लेबर लॉ के एमसीक्यू से हेल्प मिला आपके यूट्यूब चैनल से। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले तो जो वो जनरल सब्जेक्ट थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी होगी, इंडस्ट्रियल फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ये सब्जेक्ट जो थे वो यूपीएससी के लेवल के थे। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग की, एसएससी की, तो उसमें वो आते नहीं है। तो क्या आपने उसको अलग से प्रिपरेशन थोड़ा-सा किया था क्या, फिर या फिर वो एसएससी में जितना आपने पढ़ा था उसी को चलने दिया? मैं बेसिकली एसएससी का ही जीएस के लेवल का पढ़ा था। जी। और मैं एक्चुअली मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, मैं ज़्यादातर जीएस पे ही फोकस करता था, क्योंकि यही मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था नेचुरली। जी। सो मुझे पता था कि अगर मुझे मेरा रिजल्ट कुछ आएगा तो जीएस के बदौलत ही मिलेगी, और यही हुआ। और अगर हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, ये 3 अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं थोड़ा। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी आपने? सर मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए बेसिकली यूट्यूब का ही सहारा मुझे मिला, क्योंकि वैसा कोई गाइडेंस मुझे था नहीं। और
ना ही कोई सीनियर जो ईपीएफओ में पहले ही क्वालिफाई किए हुए थे, उन्होंने मेरा कोई गाइडेंस नहीं था, तो सर मैंने केवल यूट्यूब चैनल और कुछ बुक्स जो थे इंटरनेट के माध्यम से मैंने मंगवाए थे, उससे मैंने हेल्प लिया। जी। और अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर को कैसे डील किया था आपने? करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोजाना करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी मैंने बेसिकली यूट्यूब से ही फॉलो किया और न्यूज़पेपर को फॉलो किया। इसके अलावा कुछ मैगजीन्स जो होते हैं वो भी मैंने फॉलो किया। और अ, विकास, अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ये तो आरटी की प्रिपरेशन हो गई, रिक्रूटमेंट टेस्ट की। अगर हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें, तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन को मतलब किस टाइप से आपने प्रिपरेशन किया था उसके लिए? देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होती है कि आप डेफ अपने लिए अपना मिल जाए पहले से ही अगर, जी, तो उसका प्रिपरेशन अगर कर लिया जाए सबसे बढ़िया होता है। और जो भी पीडीएफ के द्वारा जो मुझे पीडीएफ मिला था पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन, जी। मैं कहूँगा कि वो मुझे काफ़ी मदद किया शुरू से अंत तक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान, काफ़ी मदद हुआ। और इसके अलावा जो मैंने पहला मॉक इंटरव्यू दिया वो भी मैंने अभी पीडीएफ पर ही लिया। जी, जी। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप ईपीएफओ में हुआ था आपके, जो मतलब जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे, फाइनल इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? इंटरव्यू के दौरान एक्चुअली अपने आप को काम रखना, शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा घबराने की, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि बेसिकली वो आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आप अपना टेम्पर तो नहीं लूज़ करते हैं, या फिर नए लोगों को, अपने सीनियर लोगों को देख कर के आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट तो नहीं कर जाते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि अपने अगर प्रिपरेशन ढंग से किया हुआ है, बेसिक चीज़ों को, फंडामेंटल्स को मजबूत किया हुआ है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ वी कैलकुलेट टेंशन इन ईपीएफओ। सो मैंने इसे बार-बार कई बार पढ़ चुका था, तो मुझे कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुआ। मैंने शुरू में ही ये चेयरपर्सन का जो सवाल था, मैंने शुरू में ही ये सही आंसर दे दिया था। तो जी। वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर आप इस तरह के सवाल जो ईपीएफओ से रिलेटेड हैं, अगर इस तरह के सवाल को आप इज़िली टैकल कर जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपकी बहुत ही आसानी से जॉइनिंग हो सकती है। विकास, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है। उनको अगर कोई मैसेज आप देना चाहो तो? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी और कंप्लीशन, हर एक सब्जेक्ट को वैल्यू दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को कमतर नहीं आंकिए। और एक कंसिस्टेंसी और बिलीफ रखिए अपने ऊपर कि आप ये कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही ये एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेंगे। जी, सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। जी। थैंक यू विकास। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। आपने जो भी हमें इनपुट दिया है, वो आई होप बच्चे वो उनसे फ़ायदा लेंगे, और अगर उन आपके जो आपने बताया उनसे पे चलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक दिन उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू, आप यस, हमारे यहाँ पे आए और हमें टाइम टाइम दिया। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।